1206 से लेकर 1210 तक। देखो, जब ऐबक राजा बना था दिल्ली में, तो ये उस वक्त एक कस्टम था कि जो असल राजा था वो तो गयासुद्दीन मोहम्मद था, जो मोइजुद्दीन मोहम्मद का भाई, जो गजनी में बैठा हुआ था। यहाँ पर देखो, गजनी में कोई कब्जा नहीं किया, लाहौर में किया, मतलब उसके टेरिटरी उसके गुलामों में बैठ गया। उसके भाई को कोई दिक्कत नहीं थी इवन। तो उस वक्त गयासुद्दीन मोहम्मद ने इसको बाकायदा सुल्तान का टाइटल दिया था। ठीक है, सुल्तान बाई गयासुद्दीन मोहम्मद। और इसके बाद जितना भी राजा आया, सबने अपने नाम के साथ सुल्तान यूज किया, इसीलिए हम लोग दिल्ली सुल्तान को दिल्ली सुल्तानेट बोलते हैं। ये एक सुल्तानों का दौर चल रहा है, ये 1226 तक 1526 तक ये पीरियड चलता है सुल्तानेट का। बीच में एक एक्सेप्शन भी आएगा, होपफुली आज ही वो भी कवर होगा। सुल्तान बना, सुल्तान बनने के बाद इसने बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेडिशन नहीं किया। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम खुद इसके अपने दो बराबर के लोग थे, ताजुद्दीन यलदौस और नसीरुद्दीन कुबाचा। इसने क्या किया, यलदौस की नसीरुद्दीन कुबाचा की बहन से शादी कर लिया और यलदौस से अपनी बेटी की शादी करा दिया, और तीनों रिश्ते में जुड़ गया। अब इससे क्या हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक सेफ हो गया। उसको इन दोनों से तो टेंशन नहीं था। और ये दो इकलौते ऐसे लोग थे जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक को टेंशन था कि शायद ये मेरे को हरा सकता है। दे वर द वन ऑफ द माइटिएस्ट जनरल। इसी बीच में 1206 में एक चीज और हुआ था, 1205 में बंगाल पे अटैक हुआ था। बंगाल पे अटैक हुआ था, ठीक है। ये अटैक किसने किया था, ये अटैक किया था बख्तियार खिलजी। इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बट आपको सिर्फ इतने याद रखना है, बख्तियार खिलजी। उस वक्त सेन डायनेस्टी का रूल चल रहा था, सेन डायनेस्टी इंडिया में। ये इतना ज्यादा फ्यूरियस था, मतलब इतनी रफ्तार से भागा कि सिर्फ 17 लोग के साथ ये गौर में इंटर किया। गौर वॉज द कैपिटल एट दैट टाइम। और लक्ष्मण सेन नहाने जा रहा था, वो नंगा भागा वहां से अपनी जान बचाते हुए। और इस तरह से बख्तियार खिलजी ने बंगाल में फर्स्ट मुस्लिम रूल कायम किया, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। अब ऐबक को टेंशन इससे भी नहीं था, ऐबक को टेंशन इन दोनों से भी नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि किस तरह से दिल्ली पे अपना कब्जा बना के रखा जाए। बट होता क्या है कि इसकी जिंदगी लंबी नहीं रहती है, लड़ाई वगैरह और ये करता नहीं है। 1210 में एक गेम खेलते हुए इसकी मौत हो जाती है। इसको बोलते हैं चौगान। चौगान आज की डेट में हम लोग बोलते हैं पोलो को। पोलो एक गेम है, घोड़े पे हॉकी की तरह खेला जाता है। तो ये चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरा और उसकी डेथ हो जाती है। ऐबक के पर्सनल एट्रीब्यूट में उसको कहा जाता है, ऐबक को कहा जाता है लाख बख्श। मतलब लाखों का जो वो चैरिटी किया करता था, ठीक है, गिवर ऑफ लैक्स। तो अपने चैरिटी के लिए बहुत फेमस था, इसको लाख बख्श बोलते थे। इसने कुछ कंस्ट्रक्शन भी करवाए थे। कंस्ट्रक्शन में दो कंस्ट्रक्शन बड़ा फेमस है इसका। नंबर वन, 2.5 दिन का दरवाजा। पहला था कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। आज की डेट में उसको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बोलते हैं। इट वाज एक्चुअली कुब्बतुल इस्लाम, दैट इज सेंटर ऑफ इस्लाम। बट आपसे एग्जाम में पूछेगा कुव्वतुल इस्लाम, इसको मैनिपुलेट कर लिया गया, मतलब बोलते बोलते नाम ही बदल दिया गया है। तो ये था, दिल्ली में बना था। और एक मस्जिद बनाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये बनाया था अजमेर में। बहुत सारे बुद्धिस्ट स्तूपा को तोड़कर उन्हीं के ईंटे से और उन्हीं के मलबे से इस मस्जिदों को बनाया गया था। इसलिए आज भी कई जगह पर उनके निशानात मिलते हैं। और आजकल का पॉलिटिक्स भी उसी चीजों पे चल रहा है कि मस्जिद में वो निकल जाएगा। उस वक्त ऐसा ही बनाया गया था, इन्हीं के मलबे से बना दिया गया। तो आज भी जब आप दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे पुराने आर्किटेक्ट्स और बहुत सारे रिलिक्स आपको मिल जाएंगे। ये था पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसकी मौत के बाद एक क्राइसिस आता है। क्राइसिस इसलिए आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की भी कोई बेटी नहीं होती है। एक चीज और था, कुतुब मीनार एक था, मैं बताना भूल गया था। एक और चीज करवाता है, वो है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ये उस वक्त सिर्फ 4 स्टोरी बनाता है। कुतुब मीनार होता है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की शान में। एक सूफी सेंट होते हैं, उनकी याद में बख्तियार काकी
उनकी याद में ये कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन करवाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले उसकी डेथ हो जाती है और वो मर जाता है, और इसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब आया दूसरा दौर इल्तुतमिश का। अल्तमश बोलते हैं उसको, इंग्लिश में इल्तुतमिश बोलते हैं। इसका पीरियड है 1211 से लेकर 1236 तक। अब क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर 1210 में जब ये मरा तो 1211 में ये क्या करता था, मतलब एक साल गया कहाँ। देखो होता ये है कि इल्तुतमिश से, ये तो उसका कोई बेटा रहता नहीं है, ये उसका रहता है सन इन लॉ, सन इन लॉ प्लस स्लेव। मतलब शुरू में इल्तुतमिश या अल्तमश ऐबक का गुलाम रहता है, बाद में वो उसको फ्री करता है और अपनी बेटी से शादी करा देता है। अब देखो, मैंने वही बोला था ना कि बेटे की तरह ट्रीट हो रहा था, मतलब गुलाम है तो ये नहीं कि मार काट कर देंगे। तो गुलामों की अलग रेपुटेशन था, वक्त के साथ ये रेपुटेशन खराब होता गया, लेकिन उसको गुलाम अलग रेपुटेशन एंजॉय कर रहे थे। तो ये बेटा भी, दामाद भी बना और स्लेव भी था। जब ऐबक की डेथ हुई थी तो ये बदायून का गवर्नर था, ये जगह याद रखना, भूलना नहीं, बदायून गवर्नर। प्रॉब्लम ये रही कि आफ्टर ऐबक एक उसका भाई था जिसका नाम था आराम शाह। बहुत सी बुक में ये बोलता है कि उसका बेटा था, बट उस वक्त के हिस्टोरियन ने ये लिखा है कि उसका कोई बेटा था ही नहीं, उसकी सिर्फ बेटियां थी। तो इसलिए ये कहना कि उसका बेटा ये सही नहीं है। बहरहाल जो भी था, इसके बारे में हिस्ट्री बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इसने खुद को राजा डिक्लेयर किया, सुल्तान, और 1210 से लेकर 1211 तक ये दिल्ली पे राज किया। बट ये इनकॉम्पिटेंट था, इसके पास राजपाट करने का बहुत ज्यादा कोई हुनर था नहीं। इसलिए जो नोबल्स थे उन लोगों ने इसको रिप्लेस करवाया, और रिप्लेस करा के बदायूं के गवर्नर दैट इज इल्तुतमिश को बोला कि सर आप आइए और आप दिल्ली के तख्त पर विराजमान हो जाइए। और इसने आराम शाह को मारा, किल्ड आराम शाह, और खुद को सुल्तान डिक्लेयर किया। ठीक है ना। मिनहाजुल सिराज एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, उन्होंने इसको बेस्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली कहा है, मिनहाजुल सिराज। थोड़ी देर में इसका नाम फिर से मैं बोलूंगा। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, अल्तुतमिश ने क्या किया। देखो, जब अल्तुतमिश राजा बनता है, दैट इज सुल्तान बनता है, तो ये सबसे पहले उस खतरे को देखता है कि मेरे पास दो खतरा बचा हुआ है। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दो रिश्तेदार बने थे, वो ऐबक के रिश्तेदार थे, मेरे रिश्तेदार थोड़ी है। ताजुद्दीन यलदौज और नसीरुद्दीन कुबाचा, ये दोनों मेरा हमदर्द नहीं है, तो ये दोनों मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। और उस वक्त जो बंगाल में बख्तियार खिलजी ने जो डायनेस्टी बनाया था, उसका एक नया गवर्नर था जिसका नाम था अली मर्दान खिलजी। इन तीनों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। इसके लिए तीन बड़ा प्रॉब्लम ये था। ताजुद्दीन यलदौज, ये तीन लोग थे। ये बोला कि हम इसको नहीं, मतलब तीनों समझ लो कि नहीं माना। तो इसके पास सबसे बड़ा चैलेंज सही है, इसके अलावा कुछ और भी चैलेंजेस थे कि दिल्ली के अमीर, कानपुर, कन्नौज, कोई भी जो मतलब ऐबक को सुल्तान मानता था, वो लोग इसको सुल्तान मानने से इनकार करते हैं। सिर्फ दिल्ली के कोर्ट में कुछ लोग थे जिन लोगों ने इनवाइट किया था, वही इसको सुल्तान मान रहे थे। इसके पास सबसे बड़ा चैलेंज इन तीनों के अलावा एक और था। एक बड़ा चैलेंज एक ये भी था कि ये अपनी सुल्तानी को साबित करे, अपनी कॉम्पिटेंसी को साबित करे, ताकि लोग इसको सुल्तान मानना शुरू करें। और इस चक्कर में इसने आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके सबसे निपटना शुरू किया। राजपूत चीफ जो थे, जालोर, रणथंभौर, अजमेर, ग्वालियर, इन लोगों को डरा के धमका के बोला कि तुम मेरे साथ रहो वरना हम तुमसे लड़ाई करें। दिल्ली के जो अमीर थे, दैट इज कुछ नोबल थे, जो इल्तुतमिश के अगेंस्ट में चले गए, उनको
उनको भी कंट्रोल कर लिया। ये दो चीजें कंट्रोल करने के बाद उसने सबसे पहले जो अयोध्या मतलब यूपी में, दिल्ली, अयोध्या, बदायूं, वो अमीर जो अल्तमश के इस सुल्तानी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनके खिलाफ इसने लड़ाई छेड़ दी, कंट्रोल किया उसको। ज्यादा बड़ी लड़ाई करनी नहीं पड़ी, मतलब ये लोग को जस्ट डराने से ही काम कर लिया। लेकिन ताजुद्दीन यलदौज इसके साथ प्रॉब्लम कर रहा था, और ताजुद्दीन यलदौज के साथ क्या किया इसने, थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ा। तो अब तक तराइन में कितनी लड़ाई हो चुकी है, तीन। ये हुआ तो 1216 में ताजुद्दीन यलदौज को हराता है, उसको पकड़ के बदायूं भेजता है, और बाद में उसको वहां से मार दिया जाता है। दूसरा नसीरुद्दीन कुबाचा, इसके साथ एक लड़ाई करता है वो पंजाब में। पंजाब में लड़ाई करता है, और इस लड़ाई से वो नसीरुद्दीन कुबाचा बचकर भागता है, लेकिन इंदस नदी में डूब के इसकी मौत हो जाती है। अब देखो इसका दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। अली मर्दान खिलजी के लिए ये बंगाल में खुद 1226 में जाता है, और उसको हराकर अ, उसका एक अलग इतिहास है, लेकिन इतना समझो कि बंगाल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है। रणथंबोर, ग्वालियर, इन सब में जो कंट्रोल किया था, इनके राजपाट पे लड़ाई करके 1232-30 आते आते इन सब पे भी अपना कब्जा जमा लेता है, और इस तरह से ये अपना आ, आ, जो जगह है हिस्ट्री में बहुत स्ट्रांग करता है। बट प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम एक और था, एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम नया। चलो यहाँ नहीं लिखते हैं। ये प्रॉब्लम था मंगोल का। देखो जब इसको राजपाट मिला था, तो इसके साथ दो प्रॉब्लम था राजपाट में। एक तो इसका किंगडम नया नया था, दिल्ली और अजमेर के बाहर था नहीं। बंगाल में जो बना था वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना के रखा था, तो उससे दिक्कत थी नहीं। 1526 में वो उसको अपने अंदर 1500 बंगाल को 1526 में अपने अंदर कंट्रोल करता है, और ये राजा बना है, सॉरी, बंगाल को 1226 में ये अपने अंदर अपने कंट्रोल में लाता है, और ये सुल्तान बनता है 1211 में, मतलब 15 साल के बाद। इस 15 साल के पीरियड में वो यही मतलब लड़ते ही रह जाता है। 1221 में क्या होता है कि एक राजा होता है ख्वारिज्म। ख्वारिज्म वाज अ डायनेस्टी। ख्वारिज्म रूलर जिसका नाम था जलालुद्दीन मंगाबंडी। जलालुद्दीन मंगाबंडी, ये मंगोल रूलर चंगेज खान से जान बचा के भाग रहा था। किससे भाग रहा था जान बचा के, चंगेज खान से। और चंगेज खान उस वक्त दुनिया में क्या है डाला था। जलालुद्दीन मंगाबंडी ने जान बचाने के लिए अल्तमश से हेल्प मांगी, लेकिन अल्तमश ने इसको हेल्प देने से इनकार कर दिया। इनकार करने के कई सारे कारण थे, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि चंगेज खान से हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि चंगेज खान अगर आया तो हम उससे जीत नहीं पाएंगे, और मेरा सिस्टम पूरा सल्तनत बिगड़ जाएगा। तो उसने बोला कि हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ से चले जाइए। और वो पर्शिया की तरफ भाग जाता है। इसलिए थोड़ा सा पंजाब के इलाके में लूट मार करते हुए मंगोल भी वहां से गुजर जाता है, इंडिया में इंटर नहीं करता। इस सब सूझबूझ की वजह से अल्तमश ने बहुत बिना लड़ाई लड़े अपनी दिल्ली सुल्तनत को मंगोल के अटैक से बचा लिया। उसके बाद वो अपना कॉन्सेंट्रेशन फिर बाकी जो बचा हुआ इलाका था उसकी तरफ करता है। एक लड़ाई वो मालवा में लड़ता है, एक लड़ाई भिलता और एक उज्जैन में लड़ता है। और जब मालवा में वो जो लड़ाई लड़ाई लड़ता है, मालवा कॉन्क्वेस्ट, मालवा में जब लड़ाई लड़ता है तो मालवा से वो ब्रिंग ब्रॉड ब्रॉड स्टेचू ऑफ
मालवा जब वो जीतता है तो वहां से वो विक्रमादित्य की एक मूर्ति वहां पड़ी रहती है, उसको उठा के लेके चला आता है दिल्ली, और इसको अपना एक वॉर अचीवमेंट की तरह ट्रीट करता है दिल्ली। तो इस तरह से वो दिल्ली को कुछ फॉरेन अटैक से बचाता है। अब यहाँ पे इसको एक चीज समझ में आ गया है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक रूल कर रहा था, वो बहुत बड़ा टेरिटरी को कर रहा था, और इंडिया उसका लास्ट स्टेट था। बट जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूल करना शुरू किया तो वो इंडिया मतलब दिल्ली से स्टार्ट किया था। ताजुद्दीन यलदौज और नसीरुद्दीन कुबाचा को हराने के बाद अल्तुमिश के पास अफगान का भी टेरिटरी आ गया था, दैट इज गौर का इलाका, गजनी का इलाका, क्योंकि उस वक्त तक ताजुद्दीन यलदौज गजनी पे भी कब्जा कर चुका होता है, और सिंध का इलाका भी उसके पास चला आता है। नतीजा क्या हो गया, इल्तुतमिश का टेरिटरी बढ़ना शुरू किया। इधर बंगाल को अपने कब्जे में ले लिया है, उधर गुजरात तक राजपूताना अपने हाथ में ले लिया है पूरा। ग्वालियर, अजमेर, जालोर, पूरा यूपी उसके हाथ में है। तो इस टेरिटरी को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है उसकी टेरिटरी में पोजीशन को डिसाइड करना कि हम कहाँ से बैठेंगे, रूल करेंगे। अब तक इल्तुतमिश से पहले जो रूल हो रहा था वो लाहौर से हो रहा था। इसने बोला कि लाहौर लाहौर से अगर हम रूल करने जाएंगे तो हम दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसने क्या किया, कैपिटल शिफ्ट किया। कैपिटल वाज शिफ्टेड टू दिल्ली, अर्लियर इट वाज लाहौर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पहला राजा कौन था या पहला सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था, वो था इल्तुतमिश। दिल्ली को कैपिटल बनाने का रीजन ये था कि दिल्ली सेंटर में आ रहा था। इल्तुतमिश की टेरिटरी को अगर आप मॉडर्न डे से देखें तो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल के बीच में दिल्ली सेंट्रल में आ रहा था, इसलिए दिल्ली को उसने अपना कैपिटल बनाया था। अब यहाँ पे उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक बड़ा सा स्टेप लिया। बड़ा स्टेप क्या था, बहुत दिमाग से अपना काम किया। जो कैलिफ था ना, कैलिफ वाज एक्चुअली स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। पॉलिटिकल हेड भले वो पॉलिटिकल हेड वो हो या ना हो, लेकिन वो स्पिरिचुअल हेड था। जैसे क्रिश्चियनिटी में पोप जो होता है वो स्पिरिचुअल हेड है क्रिश्चियनिटी में, या जैसे इसको आप बोल लीजिए, जैसे सिख गुरु हुआ करते थे, ये लोग एक्चुअली स्पिरिचुअल हेड हुआ करते थे। ठीक है। तो अब इस स्पिरिचुअल हेड, अगर हेड ने किसी को रिप्रेजेंट कर, किसी को अच्छा बोल दिया या किसी को दोस्त बोल दिया, तो इसका मतलब पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने उसको अपना दोस्त बोल दिया। तो क्योंकि इल्तुतमिश अभी हाल फिलहाल मंगोल अटैक से बच के निकला था, उसने देखा कि अगर हमको मुसीबत में कोई साथ आएगा तो वो है मेरा फ्रेटर्निटी मुस्लिम वर्ल्ड। और मुस्लिम वर्ल्ड मेरे को उस वक्त तक हेल्प नहीं करेगा जब तक हम मुस्लिम वर्ल्ड का पार्टनर नहीं बन जाएगा। पार्टनर कैसे, देखो हम मुस्लिम है ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम एक राजा हैं और मुस्लिम वर्ल्ड में मेरा कोई रोल नहीं है एज अ रूलर। तो अगर हम कैलिफ के साथ जाकर अपने आप को रिकॉग्नाइज करवा ले कि हम कैलिफ का आदमी हैं, तो जिसको कैलिफ बोलेगा हेल्प कर दो, ये मेरा आदमी है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड उसकी हेल्प करेगा, यानी हम जीत सकते। तो 1229 में इल्तुतमिश ने ऑब्टेन्ड टाइटल ऑफ सुल्तान आजम। आजम मीन द ग्रेटेस्ट, सुल्तान आजम जो सबसे बड़ा सुल्तान, मतलब कैलिफ इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। मतलब ये हुआ पूरा मुस्लिम वर्ल्ड में इल्तुतमिश का जो रेपुटेशन है वो बहुत बढ़ने वाला है, और ये होता भी है, वो अपना रेपुटेशन बढ़ा लेता है। जब बात करें कि इसके कोर्ट की, तो ये खुद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बट ये बहुत रिलीजियस पर्सन था। रिलीजियस तो था, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब दूध का धुला होता है, हर आदमी में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है। ये थोड़ा रेसिस्ट था। रेसिस्ट मतलब ये शिया को पसंद नहीं करता था, और इंडियन को अपने किसी भी काम में इन्वॉल्व होने नहीं दिया था, मतलब टर्किश को ही प्रेफरेंस देता रहा था। तो इसके वक्त में दो चीजें हुई थी। पहला तो यहाँ पे कुछ स्कॉलर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ आगे बढ़ाते हैं। इसके वक्त में तीन बहुत बड़े दो तीन तीन बहुत बड़े स्कॉलर थे। नंबर वन, नूरुद्दीन। दूसरा है मिनहाजुस सिराज, मिनहाजुस सिराज। एंड नंबर थ्री
हसन निजामी। ये सब काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अभी आप नाम पढ़ो, जिस वक्त लिटरेचर पढ़ेंगे तो उस वक्त आपको कम से कम ये दोनों का नाम पढ़ने मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब मैंने बोला कि शिया कम्युनिटी को पसंद नहीं करता था, तो डेफिनेटली ये भाई कि ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन में शिया को मौका नहीं देगा और इंडियंस को भी मौका नहीं दे रहा था। तो अब यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करा था। एडमिनिस्ट्रेशन में इसने दो चीज किया था। एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑलरेडी दिल्ली को शिफ्ट किया था एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर में। नंबर वन, इसने इक्तादारी सिस्टम स्टार्ट किया था। इक्तादारी सिस्टम या इक्ता सिस्टम बोल सकते हैं। व्हाट वाज इक्ता? इक्ता वाज अ जागीर। व्हाट इज जागीर? जागीर मीन टेरिटोरी। कि हम जो लोकल गवर्नर्स हैं, लोकल गवर्नर है, देखो हम तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन मान लो अजमेर में उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो हम अपने एक आदमी से कंट्रोल करवा रहे हैं। और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग इलाकों में हम अपना गवर्नर अपॉइंट करके रखे हैं, तो हम उनको सैलरी देंगे। क्योंकि मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सैलरी नहीं दे रहे हैं, कैश में पे नहीं कर रहे हैं, हम उस सैलरी में आपको एक जागीर दे दिया कि तुम जाओ, फला एक इलाका तुम्हारा हुआ, उस जगह पे तुम पूरा गवर्नेंस करो, और तुम सारा अपना खर्च वगैरह काटने के बाद जो पैसा बचेगा वो सारा का सारा पैसा दिल्ली भेजना पड़ेगा। यही है इकरारी सिस्टम। इसने और एक चीज स्टार्ट किया था, टू न्यू कॉइन्स। एक का नाम था टंका, और एक का नाम था जीतल। टंका वाज सिल्वर कॉइन एंड जीतल वाज कॉपर कॉइन। जब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है वो है कंप्लीशन ऑफ कुतुब मीनार। देखो, कुतुब मीनार का जब कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था तो ऐबक की डेथ हो गई थी, तो उस कंस्ट्रक्शन को पूरा करवाया अलाउद्दीन इल्तुतमिश ने। ठीक है, तो ये कंप्लीट कराया था। आज की डेट में कुतुब मीनार 5 स्टोरी टावर है, लेकिन इस वक्त तक सिर्फ 4 स्टोरी था उस वक्त तक। मतलब 4th फ्लोर तक इसने बनाया था। इसके बाद फिर और भी कुछ सुल्तान ने बाद में आके कुछ रोल प्ले किया, जब वहां पहुंचेंगे तो वहां तक समझेंगे। इसके साथ इल्तुतमिश का चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, लेटर रूलर्स। देखो, अल्तुतमिश का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है नसीरुद्दीन। जो टॉपिक है वो है रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान या रजिया सुल्ताना भी बोलते हैं, सुल्ताना तो रजिया सुल्ताना या रजिया सुल्तान। होता यह है कि देखो, इल्तुतमिश के 4 बेटे होते हैं और चारों नालायक होता है। चार, पहला जो बेटा होता है वो होता है नसीरुद्दीन, की डेथ हो जाती है इल्तुतमिश से पहले। और बाकी जो 3 बचे, उसमें जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है वो होता है नालायक, शराब में डूबा हुआ। अल्तमश इसके लिए क्या करता है, उस दौर में, सोचो कि उस दौर में वो एक औरत को नॉमिनेट कर रहा है, नॉमिनेटेड डॉटर टू द थ्रोन। एक चीज और यहाँ मैं बताना भूल गया था। एक, तो नोबल 40 और 40। होता है कि जब अल्तमश को राजा बनाने की मौका बारी आती है, तो उसको बनाएगा कौन? तो जो नोबल होता है ना, वैसे 40 नोबल्स का एक ग्रुप बनता है जिसको चालीसा बोलते थे उस वक्त। एक्चुअली अल्तमश भले राजपाट कर रहा था, लेकिन असल पावर इनके हाथ में था। वो लोग, अल्तमश जानता था कि अगर हम इन लोग की बात नहीं मानेंगे, तो जिस तरह से ये मेरे को राजा बनाया है, कभी भी ये लोग मेरे को राजा से हटा भी सकता है, और अगर ये लोग हटा दिया तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नतीजा ये हुआ कि अल्तमश कभी भी इन नोबल 40 को कंट्रोल नहीं कर पाया था। जिस वक्त अल्तमश ने अपनी बेटी को
सुल्तान बनने के लिए नॉमिनेट किया, सोचो उस वक्त इन लोगों ने क्या किया। इन लोगों ने सीधा बॉयकॉट किया कि एक औरत होकर हमारे ऊपर कैसे बैठ जाएगी, कैसे एक औरत हम पे रूल करेगी, वी आर वाइट, वी आर मेल, मेल डोमिनेट सोसाइटी है। तो इन लोगों ने क्लियर कट रजिया का बॉयकॉट किया, और रजिया के अगेंस्ट में इसका दूसरा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसको बनाया था सुल्तान। बट ही वॉज इनकॉम्पिटेंट, शराब के नशे में धुत, अयाशी से बर्बाद, ये अपने ही अवाम पे जुल्म करना शुरू किया, एट्रोसिटी करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि नोबल 40 ने इसको रिप्लेस कर दिया रजिया सुल्तान से। बोला कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम वापस रजिया को जो है, जो नॉमिनेट हुई थी, उसी को सुल्तान बना देते हैं। ये नालायक है। इसमें इसके राजा बनने में एक और था, उसकी माँ थी शाह तरकन। शी वॉज ऑल्सो अ स्लेव, लेकिन इल्तुतमिश ने बाद में उससे शादी कर ली थी आजाद करने के बाद। तो उसको रजिया पसंद नहीं थी। अब वो रजिया को हटाने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को राजा बनवा देती है। इस वक्त और एक आदमी बहुत बड़ा रोल करता है, उसका नाम होता है अलग खान। अभी नाम याद रखो, बाद में बात करता हूँ इसके बारे में। अलग खान एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ही वॉज वन ऑफ द नोबल 40 चालीसा का एक मेंबर था ये अलग खान, जो अल्तुतमिश के बाद सबसे बड़ा रोल प्ले करता है स्लेव डायनेस्टी के राजपाट में या उसके एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी यह है कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को रिप्लेस किया गया और रजिया सुल्तान आ गया। रजिया सुल्तान जब आती है, तब ये क्या करती है, ले आती है, पर्दा सिस्टम को बंद कर देती है कि हम पर्दा नहीं करेंगे। हाथी पे बैठती है, घुड़सवारी करती है, लड़ाई में खुद लीड करती है, इंसाफ करती है, कोर्ट में बैठती है, दरबार में बैठती है, ओपन। मतलब जो कल्चर औरतें उस वक्त एंजॉय कर रही थी, ये उस दौर से न सिर्फ अल्तमश ने उस दौर के खिलाफ जाकर बेटी को नॉमिनेट किया था, बेटी ने भी उस वक्त के हर एक बैरियर को तोड़ा था। और एक राजा को जो करना चाहिए, राजा मीन्स एक रूलर को जो करना चाहिए, ये वो परफॉर्म कर रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी ना कि ये सिर्फ औरत थी। यही था सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अगर ये औरत नहीं होती ना, तो ये वॉज वन ऑफ द बेस्ट सुल्तान बन पाती दिल्ली की। इसके औरत होने की वजह से इसके रास्ते में आ गया 40 नोबल्स। और जब कोर्ट में दिल्ली के अवाम ने इसको सपोर्ट किया, तो जो अदर अमीर या गवर्नर थे, उन लोगों ने इसकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किया और इसके खिलाफ बगावत कर दिया। इसका एक टीचर था, टीचर का नाम था जलालुद्दीन याकूत। ही वॉज अ ब्लैक एबिसिनिया, काला था, अफ्रीकन जिसको बोलते हैं। ये रजिया सुल्तान का टीचर था। ठीक है, इल्तुतमिश ने इसको घोड़सवारी, तलवार चलाना, इन सारी चीजों के लिए ट्रेन करने के लिए याकूत को रखा था। अल्तमश ने अपने वक्त में ही जलालुद्दीन याकूत को अमीर बना दिया था। मतलब जब वो रजिया सुल्तान को पूरा ट्रेन कर देता है, तो उससे खुश होकर उसको आजाद कर देता है गुलामी से। रजिया सुल्तान उस पे कुछ ज्यादा ही फेवर दिखाती है, और इसको वो अमीर अखूर बना देती है। अमीर अखूर मतलब इंचार्ज ऑफ रॉयल स्टेबल। स्टेबल मतलब जो घोड़ा वाला डिपार्टमेंट है ना, उसका। अब देखो, एक तो ये लड़की है, तुर्कों को ये पसंद नहीं था कि एक लड़की यहाँ पर आके हम पे राजपाट करेगी। दूसरा, वो लड़की एक काला आदमी को हमारे जैसे व्हाइट, टर्किश ऑल्सो व्हाइट मतलब गोरा, ठीक है, हमारे साथ में खड़ा कर रही है। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये कुछ चीजें थी जो इनको पसंद नहीं आ रही थी। कुछ कर नहीं पा रहा था ये लोग, सिर्फ इसलिए कि पब्लिक सिंपैथी बहुत था रजिया सुल्तान के पास। नतीजा ये हुआ कि उस वक्त एक इसका गवर्नर था, उसका नाम था अ, इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया। इसने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया। बोला हम रजिया के हुकूमत को नहीं मानेंगे। रिवोल्ट किया तो रजिया सुल्तान से लड़ने गई, बट रजिया अरेस्ट हो जाती है। नतीजा ये हुआ कि रजिया ने अपनी जान बचाने के लिए इससे शादी कर ली।
वैसे भी पहले ऑफर गया था रजिया से शादी करने का, रजिया ने ऑफर को इनकार कर दिया था। मैरिड टू अल्तुनिया, बोली कि अल्तुनिया से शादी कर लेंगे तो बाहर निकलेंगे तो वो दिल्ली का तक मेरा बचा पाएंगे। क्योंकि उस वक्त तक जब ये अरेस्ट हो गई थी तब दिल्ली में एक नया क्राइसिस शुरू हुआ कि जो बंदगाने बंदगाने चहलगान था, नोबल फोर्टिस इसको और एक नाम था, और इसका एक्चुअल नेम था बंदगाने चहलगान। चहलगान 40 को बोलते हैं, बंदगान बंद का प्लूरल, पर्शियन में बंदा के प्लूरल को बंदगान बोलते हैं, दैट इज लोग। बंदगान चहलगान, ये बंदगान चहलगान दैट इज द नोबल 40 ने एक नया कॉन्स्पिरेसी रच दिया कि हम रजिया को यही मौका है हटा देते रास्ते से, और उस जगह पर इसका एक भाई था जिसका नाम था मोइजुद्दीन बहरम, उसको भड़का देता है। रजिया अल्तुनिया के साथ दिल्ली आ रही होती है कि रास्ते में ही अल्तुनिया और रजिया दोनों को मोइजुद्दीन बहरम ने मर्डर कर दिया। ठीक है, इन दोनों को मर्डर कर दिया। नतीजा क्या हुआ, ना बहन है ना जीजा है, दोनों मारे गए हैं, रास्ते में ही मरवा दिया गया। और इस मोइजुद्दीन बहरम को फिर बना दिया गया सुल्तान। 1240 से लेकर 1242 तक ये सुल्तान रहता है। रजिया सुल्तान कब तक रहती है, 1236 से लेकर 1240 तक, बहुत छोटा सा पीरियड के लिए ये रूल करती है, ये 2 साल। इसके बाद इसकी मौत हो जाती है, और इसकी मौत के बाद एक और राजा बनता है सुल्तान, जिसका नाम होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। मोइजुद्दीन बहरम 1240 से 1242। इसके बाद इसकी डेथ के बाद जो दूसरा बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह, 1242 से 1246। और द लास्ट रूलर जो इसमें बनता है वो है नसीरुद्दीन महमूद। ये नसीरुद्दीन महमूद अल्तुतमिश का पोता होता है। ये 20 साल तक रूल करता है, दैट इज 1246 से लेकर 1266 तक रूल करता है। बट ये बहुत मौलवी टाइप का आदमी रहता है, तो ये अपना रोजा नमाज यही करता था, राजपाट से इसको कुछ लेना देना नहीं था। इसका जो फादर इन लॉ था वो बन गया इसका प्राइम मिनिस्टर। और ये फादर इन लॉ कौन था, ये फादर इन लॉ था ओलोग खान, अभी नाम बोला था थोड़ी देर पहले, तो नोबल फोर्टिस का ओलोग खान, अलग खान सॉरी। तो ये नोबल फोर्टिस का ये अलग खान चूंकि ऑल इन ऑल रहता है, क्योंकि नसीरुद्दीन महमूद एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, उसको इंटरेस्ट रहता नहीं है, ये सारा कुछ मैटर डील करता है। इसकी मौत के बाद अलग खान बिकेम द न्यू किंग।